Good morning, everyone. Myself Muskan Fogart. I am a student of BSc Chemistry Honors first year. तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है जिसमें मोलिकुलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, बट वो डिफर करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटम के अराउंड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटम मतलब जैसे एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्साइन में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो इसकी हम कंडीशंस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी होती है कि कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर ये मूव नहीं करता है। सेकंड इसकी कंडीशन होती है, फर्स्ट तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जो यहाँ पे टू ग्रुप लगेंगे ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH3 होगा। थर्ड इसकी कंडीशन है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जो हमने टू डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं, दूसरे वाले कार्बन एटम के पास भी यही सेम ग्रुप होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। और इसमें जो CH3 है, जो सेम सिमिलर ग्रुप है, वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म है इसकी। और अगर ये CH3 सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो ये इसकी सिस फॉर्म होती है। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं एल्केन में। तो एल्केन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है? नहीं, क्योंकि उसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता। अब हम देखते हैं क्या इथीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। तो इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, बट जो सेकंड कंडीशन है वो हमने देखी थी कि जो टू ग्रुप प्रेजेंट हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास, वो डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इथीन में तो ये सेम हो गए, तो इसमें जो कंडीशन है वो सुटेबल नहीं हो रही, यानी कि इथीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। नेक्स्ट हम इथाइन में देखेंगे। तो इथाइन में फर्स्ट कंडीशन तो फिर से सेटिस्फाई हो रही है, बल्कि इसमें और भी ज्यादा रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। बट इसमें जो यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि टू ग्रुप होने चाहिए जो कि डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें दो तो है ही, इसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक एटम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। हम साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं, जैसे कि कोई भी, तो इसमें जो है हिंडर्ड रोटेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मान लो H ले लिया, CH3H, तो जिसकी वजह से ये वाली तो इसकी सिस फॉर्म है, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप जो है वो सेम साइड प्रेजेंट है। तो ये जो है साइक्लिक कंपाउंड, मतलब सारे तो शो नहीं करते हैं, बट इसमें यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन जो है वो हिंडर्ड है, तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। फिर हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन, जो तो दो तरीके की होती है, जिसमें एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म तो वही होती है जिसमें कार्बन कार्बन, जिसमें जो सिमिलर ग्रुप हैं वो सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 सेम साइड प्रेजेंट है। ट्रांसफॉर्म वो होती है जिसमें जो डिफरेंट सिमिलर ग्रुप हैं वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें CH3 यहाँ पे डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। तो ये इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जो दो डिफरेंट ग्रुप है ना, वो दोनों में सेम है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास। लेकिन अगर हम इनको अलग ले ले, जैसे कि यहाँ पे एक Cl है, ये Br ले लिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है कि हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जो चारों जो एटम है वो डिफरेंट ले लें। अब हम इसको देखते हैं, इनकी प्रायोरिटी देखेंगे हम दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड। तो जो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है इस ब्रोमीन के रिलेटेड में, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी क्लोरीन की। इस साइड देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, तो कार्बन की फर्स्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोजन की सेकंड। तो इसमें हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है ना वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, यानी कि ये ई फॉर्म है। और अगर यही सेम प्रायोरिटी, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br, तो इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड प्रायोरिटी है, इसकी फर्स्ट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 है, तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। इसमें जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड प्रेजेंट है, यानी कि जेड इफेक्ट, जूजेमन है, जेड मतलब, और जूजेमन का मतलब होता है कि टुगेदर, यानी कि जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड प्रेजेंट है, तो जेड फॉर्म हो जाएगी। और अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो ई फॉर्म हो जाएगी इसकी। और ये सिस और ट्रांस की लिमिटेशन भी होती है। अब हम ऑक्साइन के केस में देखेंगे, इसमें हम कोई भी इधर इधर हमने मान ले लिया,
कीटोन, इधर कोई भी कीटोन ले लिया और इधर हमारा है बेंजल्डिहाइड अमीन ले लिया, मान लो बेंजोक्सी अमीन, बेंजोक्स हाइड्रोक्साइल अमीन। तो इसमें यहाँ पे ये वाला जो है H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे एल्काइल चेन है, कोई भी CH3 या कुछ भी ले लिया, यहाँ पे H अमानो। तो इसमें इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है साइन फॉर्म और एक होती है एंटी फॉर्म। तो एंटी फॉर्म का दूसरा नाम होता है जेड फॉर्म। जेड वाली फॉर्म जो हमने पढ़ी थी कि जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है ना, वो सेम साइड प्रेजेंट है, तो इसमें ऑक्सीजन की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें लोन पेयर में इसकी वाली सेकंड होती है, हाइड्रोजन की फर्स्ट होती है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो सॉरी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड है। तो इसमें सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, तो डिफरेंट साइड प्रेजेंट यानी कि ई फॉर्म है, यानी कि ये वाली साइन है, साइन ऑक्साइन। अगर यही जो है वो सेम साइड, इधर हम H ले लें, इधर ले लें CH3, इधर OH, तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो जाएगी कि जो H और OH एटम जो है वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है। तो अगर ये डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो यानी कि इसकी एंटी फॉर्म है। और यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है ना वो सेम साइड प्रेजेंट है, यानी कि जेड फॉर्म। ठीक है, और जेड एंटी फॉर्म किस बेसिस पे है कि H और OH एटम जो है ना वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, तो ये एंटी फॉर्म और ये वाली साइन फॉर्म है। थैंक यू। Good morning, sir, and my dear friends. Myself, Muskan. I'm a student of Chemistry Honors BSc first year in Pandit Nekiram Government College, Rohtak. My presentation topic is substitution reaction. Firstly, we talk about reaction. Reaction क्या होते हैं? Reaction होते हैं जिनमें पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, जिसमें हमारे ओल्ड बॉन्ड टूटकर न्यू बॉन्ड जनरेट हो जाए, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। ये काफी टाइप के होते हैं, काफी प्रोसीजर होते हैं इनमें। जैसे किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी में एडिशन, किसी में रीअरेंजमेंट, किसी में एलिमिनेशन होता है, और पैरासाइक्लिक रिएक्शन होते हैं, एंड सो ऑन। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिनमें वीक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट्स में। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिनमें वीक इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के आने से, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है मॉलिक्यूल का उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। तो हम बात करते हैं यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है स्टेप डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। इसमें इलेक्ट्रोफाइल, इसका हम एक बार एग्जांपल देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम HBr की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक कार्बोकैटायन बनता है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। फर्दर उसका कुछ तभी खत्म हो जाता है, वो बहुत अनस्टेबल होता है। कार्बोनाइन नेगेटिव, यस सर, कार्बोनाइन जनरेट होता है। इसमें जनरेट, ये इंटरमीडिएट जनरेट होने के बाद तभी हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाता है हमें। इसमें फर्दर रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर हम देखते हैं कि ये
जो हमारा यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये मीन्स ये सबसे ज्यादा टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में जो सेंटर एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है। उसका मेन रीजन यही है कि जो बेंजीन है उसमें हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ओबे करता है। अगर हम देखते हैं बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें ये रिएक्शन करता है, इसमें एक इंटरमीडिएट होता है, वो फर्दर रिएक्ट करके और तब हमारा वो बनता है प्रोडक्ट। ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है और ये फर्दर रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसमें ये सबसे पहले इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये ओबे करता है, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती और ना ज्यादा रिपल्शन होते हैं। इसमें जो ज्योमेट्रिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ओरिजिनल कंपाउंड की वो भी चेंज हो जाती है। थैंक यू। Good morning, sir, and good morning, everyone. Myself, Kirti from BSc Chemistry Honors first year. Today, I'm here to express my views on the topic of hybridization. तो सबसे पहले तो ये कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मतलब ओवरलैपिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ओवरलैपिंग एप्लीकेबल होती है किस चीज के लिए, तो जो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में ओवरलैपिंग के द्वारा हम बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ओवरलैपिंग बेसिकली क्या बोलती है कि जो भी ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, उन दोनों की शेप डिफरेंट होनी चाहिए और उनकी एनर्जी भी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा ओवरलैपिंग में बेसिकली देखा जाता है। बट अगर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी एनर्जी और शेप तो भले ही डिफरेंट होती है, बट जब हम रिएक्शन करके देखते हैं उनकी तो पता चलता है कि वो एनर्जी सेम प्रोसेसर से हो रही है और उनकी जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो रिएक्टेंट है वो मतलब सेम एमिट आउट हो रहा है और सेम बन रहा है। तो इसलिए ओवरलैपिंग पॉलीएटॉमिक्स में एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज द intermixing of orbitals of the central atom, जिनकी एनर्जी में मतलब डिफरेंट होती है बट वो कंपेरेबल होती है, मतलब इतनी ज्यादा भी उनमें डिफरेंस नहीं होता, हल्का सा डिफरेंस होता है। उनकी शेप अलग होती है, तो वो इस तरीके से इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शेप भी आइडेंटिकल होती है और उन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने का, इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आती है कि कंडीशंस क्या क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, उनकी एनर्जी जो कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पे नहीं हो पाती। तो जो मतलब ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स होंगे वो सेम एटम के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल एटम कार्बन है तो वो कार्बन के एटम्स ही इंटरमिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल हमने कार्बन का ले लिया एक हाइड्रोजन का ले लिया, तो वैसे में हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं करती। वो सेम एटम्स के होने चाहिए, उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और मतलब पेनल्टीमेट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि n-1d शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं और n शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं।
और मतलब हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आइसोलेटेड एटम्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब उनको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि वो हाइब्रिडाइजेशन कर पाए, तो आइसोलेटेड एटम्स के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेबल नहीं होता। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी शेप इक्वल होती है, और वो एक दूसरे को इस तरीके से ओरिएंटेड करते हैं एक दूसरे के अराउंड की उनकी जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है वो मिनिमम होती है और उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ये कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला जो टाइप आता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स होते हैं, sp sp2 एंड sp3। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक p ऑर्बिटल्स वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो s फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम क्लोराइड लें BeCl2, इसमें अगर हम बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें ग्राउंड स्टेट में तो वो हो जाएगी 1s, सॉरी दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। अब बेसिकली कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको हमने ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि ये जो शेल होता है ये प्रेजेंट होता, भले ये एम्प्टी होता पर ये शो करना जरूरी होता है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s में तो सेम होता है, बट जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होके 2p में एंटर कर जाता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी दिखती है। तो अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए दोनों एटम जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा वो ऐसा बनेगा, भी ऐसा हमने तो यहाँ पे ये अलग अलग शो किया था क्यों, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस था, इनकी शेप में डिफरेंस था। ये स्फेरिकल होती है, ये डम्बल शेप की होती है, बट जो ये ऑर्बिटल बनेगा इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, इनकी शेप भी आइडेंटिकल होगी, इसलिए हम इनको ऐसे शो करते हैं। तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सेकंड हाइब्रिडाइजेशन आती है उसको बोलते हैं इन की जो बेसिकली जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इनकी शेप लीनियर शेप होती है। इनको हम ऐसे बना सकते हैं, एक लोब इसका बड़ा होता है एक लोब छोटा होता है, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला हो गया। तो अब जो दूसरा लोब बनेगा वो ऐसे करके बन जाता है। तो इन दोनों लोब्स के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। तो जो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन आती है उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्बिटल तो s शेल का इंक्लूड होता है और 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो p शेल के इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं बोरोन क्लोराइड, सॉरी। तो बोरोन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए ग्राउंड स्टेट में तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया ग्राउंड स्टेट में। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसकी बात करें तो ये जो 2s का ऑर्बिटल होता है ये एक्साइट होके 2p में चला जाता है। तो 1s तो एज इट इज, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है क्योंकि दूसरे वाले एक्साइट होके चला गया। तो ये 2p में आ गए, एक तो पहले से प्रेजेंट था दूसरा एक्साइट होके आ गया, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दिस इज 2p। तो अब इस वाले में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है। तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों में एटम्स फिर वही सेम हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन एटम। तो ये मतलब किस तरीके से इनकी ओरिएंटेशन होती है, ऐसी इनकी कुछ शेप होती है, ऐसे करके इनकी कुछ शेप होती है, मतलब इनकी ट्रायंगुलर टाइप की शेप होती है, ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं। इन दोनों लोब्स के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, ऐसे इन दोनों के बीच में 120 डिग्री होता है, ऐसे इन दोनों के बीच में 120 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो तीसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आती है उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम। उसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल s का होता है और 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो p के इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मीथेन का हो गया, इथेन का हो गया। अगर हम समझने के लिए देखें तो मीथेन का लेते हैं, तो इसमें कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ जाते हैं 2p में। तो अब मतलब ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s तो एज इट इज,
2s का और ये जो 2p होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइट होके चला जाएगा इसमें, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसने बॉन्ड बना लिया 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे sp3 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 और sp3। तो इनकी सभी की एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। तो इनकी जो शेप होती है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो ऐसी इसकी कुछ शेप होती है बेसिकली, मतलब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। इन दोनों लोब्स के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है हर लोब के बीच में। तो इसकी शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। थैंक यू। Good morning, sir and ma'am. Myself Bhupendra Singh, and I'm student of chemistry in this first year. Today, I would like to speak on the topic of inductive effect. First of all, talking about the definition of inductive effect, in this effect, the permanent dispersal of sigma electrons taking place either toward the electron or is either toward the electron of withdrawing group and away from the releasing group is called the inductive effect, or sometimes inductive effect is called the transmission effect or T effect. Further talking about the characteristics of inductive effect, first of all, it is the permanent effect and it's involve the displacement of sigma electrons, and it involve the partial separation of the charges, and it take place in the absence of no new species. And after the inductive effect are of two types: positive inductive effect and negative inductive effect. Positive inductive plus I effect. Plus I effect, it includes the dispersal of sigma electrons away from the releasing group is called plus I effect. Second, all alkyl groups are the types of plus I effect. For example, CH3, CH3, CH2, and third, plus I effect increase the dispersal of positive charge and decrease the dispersal of negative charge. After talking about the negative I effect, it includes the dispersal of sigma electron toward the withdrawing group is called negative I effect. For example, apart from all alkyl group, example NO2, COH, and I. Further talking about the consequences of inductive effect, first it would explain the stability of the carbon ions, and it is used to explain the acidity of the molecule. For example, water is the more acidic
Thank you. Hello, my topic of presentation is localized and delocalized bonds. So, localized and delocalized bonds are a part of covalent bond. Covalent bond is formed by overlapping of atomic or hybrid orbitals. Localized bonds are those in which electrons are spent most of their time in the stay of electrons in covalent bond. जहाँ पे electrons most of the time अपना स्टे करने यानी कन्फाइंड एक ही पोजीशन पे कन्फाइंड रहते हैं, उनको हम लोकलाइज बॉन्ड्स बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन एटम में दोनों जो हाइड्रोजन एटम में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर लंबे टाइम तक एक ही जगह कन्फाइंड रहे तो उस बॉन्ड को हम लोकलाइज बॉन्ड बोलते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और डीलोकलाइज बॉन्ड वो होता है जहाँ पे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरी मॉलिक्यूल में रिवॉल्व करते रहे, एक जगह कन्फाइंड पोजीशन पे ना रहे, उसको हम डीलोकलाइज बॉन्ड बोलते हैं। इसके लिए इसका एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है उसकी वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए उसको डीलोकलाइज बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है बेंजीन। इसका एग्जाम्पल लोकलाइज बॉन्ड्स का एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन एटम में जो जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लंबे टाइम तक एक ही जगह एक पोजीशन पे कन्फाइंड रहते हैं, इसलिए ये लोकलाइज बॉन्ड शो करते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल हो रहा है जैसे CH4 में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी sp3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में जो होता है वो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड का होगा, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकलाइज बॉन्ड शो करता है। इसके बाद इथिलीन में जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड भी शो करता है और पाई बॉन्ड भी शो करता है। इथिलीन का स्ट्रक्चर है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH2 वो डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो होगा इसमें पाई बॉन्ड भी शो होगा और सिग्मा बॉन्ड भी शो होगा। जो पाई बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड के बीच में शो होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ही होगी तो एक दूसरे के भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कार्बन और कार्बन, इसलिए पाई बॉन्ड भी जो होता है हमारा लोकलाइज बॉन्ड शो करता है। पर सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा ये वैलेंसी ठीक कर रहे CH2 नहीं आएगा, CH अब ठीक। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा अपना लोकलाइज बॉन्ड शो करेगा, पर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हमारे ये डीलोकलाइज बॉन्ड भी शो करते हैं, पर वो डीलोकलाइज बॉन्ड तब शो करते हैं लोकलाइज बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है वो दोनों शो करता है, लोकलाइज भी और डीलोकलाइज भी। डीलोकलाइज वो तब शो करेगा जब हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होगा, इसमें जब कार्बन और कार्बन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगी, और लोकलाइज जब शो करेगा जब हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे अपना 1,4 ब्यूटेडाइन, इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 1,3 ब्यूटाडाइन रहेगा, 1,4 नहीं। 1,3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और इसमें क्या क्या होगा कि इसका जो भी इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट आ जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऊपर आपने जो स्ट्रक्चर बनाई इथाइलिन जो लिखाई थी, ये वही तो स्ट्रक्चर है 1,3 ब्यूटाडाइन की जो आपने बनाई। यस सर, आपने 1,3 पेंटाडाइन का सर ये बेटा देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 को तो ब्यूट बोलते हैं, तो आपने इथाइलिन लिखा था ना। यस सर, तो आपने ये जो अभी लिखी है ना यहाँ पे इथिलीन का तो सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाँ, होगा। वो इसका 1,4 पेंटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके सर, जैसे ये सेम चीज। इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट आ जाएगा, जैसे डबल सिंगल, जहां पे हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं होगा वहां पे डबल सिंगल ऐसे चलेगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट आने की वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके CH2 सिंगल CH बॉन्ड सिंगल CH सिंगल CH2, इसकी वजह से ऊपर इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा।
यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हर एक पे डबल बॉन्ड, एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, ताकि यहाँ पे हर जगह जो है अपना ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शो कर पाएंगे। अट्रैक्शन शो कर पाएंगे तो इसके लिए हमें इस क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर जगह रिवॉल्व करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो डीलोकलाइज बॉन्ड का पार्ट हो गया है। तो दैट्स आवर लोकलाइज एंड डीलोकलाइज बॉन्ड्स। थैंक यू। Hello, good morning, all of you. Today, I will give my presentation on the topic methods of determining the reaction mechanism. First of all, we know that the proposed mechanism of a reaction must follow that the reaction should be energetically favorable. It should be account for experimental observations, and the last one, the reaction should be account for favorable mechanisms of the reactions. Let's study the method of mechanism determination. The first method is product analysis. In this method, the analysis of products will be there, and by this we can determine the relative amounts. Let's take an example for this. First of all, we do hydrolysis of allyl chloride to yield a mixture of 3-degree alcohol that is 85% and 15% 1-degree alcohol. First of all, take allyl chloride. First of all, the loss of Cl atom occurs by the mechanism of SN1. Here, 3-degree carbocation forms a nucleophile will come and it will attack the central atom. From here, we get the 3-degree alcohol. Also, the resonance may occur. There are very less chances of the second yield, that is 1-degree alcohol, but there are chances, so the resonance will occur like this. Here again the attack of nucleophile will be there. Here 1-degree alcohol forms. From here we know that the two compounds are formed, there 3-degree alcohol in 85% yield and 1-degree alcohol in 15% yield. Let's take another example for understanding this method. We take the reaction of propyl chloride with aqueous KOH gives a mixture of propane, 1-ol, propane, 2-ol, and propane. For this reaction, propyl chloride is there. If we isolate the mixture, we found 3 compounds. So we have to write a mechanism like this so that the 3 compounds must be formed. For this, first we do the hydrolysis. First we do the loss of chlorine atom.
Here, the attack of OH negative is there. CS2 वैलेंसी सारी बढ़ा दी आपने Sir, confused हो गए थे। Here, propyl chloride. बड़ा से यहाँ से Here, it is propyl chloride. First of all, the loss of chlorine atom occurs. That is carbo 1 degree carbocation forms. Now, on reaction with OH, propane 1-ol forms. On taking the carbocation again, here hydride shift will occur. Two degree carbocation will form. Again on reaction with the OH negative. Propane 2-ol will form. At last, the bond cleavage, the two electrons will go to the CH2 positive and propane will be formed. So this can only be explained by the method product analysis. For that we have write the reaction of this we have write the reaction that all these three compounds are only formed with the formation of the carbocation. Thank you. Good morning, friends. Good morning to all of you. आवाज तेज हो गई My topic is chromatography. Chromatography दो वर्ड से मिलकर बना है क्रोमा प्लस ग्राफीन. क्रोमा का मीनिंग होता है कि सबसे पहले तो हमें ग्राफीन का मतलब समझना है कि जो हमारे ग्राफ के ऊपर जो स्पॉट्स आते हैं वो ग्राफीन वर्ड को एक्सप्लेन करेगा. और जो क्रोमा वर्ड होता है इसका मतलब है कि जो स्पॉट्स आ रहे हैं वो कलरफुल है. और इस पूरी टेक्निक का जो पता लगाता है वो होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी. फिर हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या क्या है, हमें इसकी नीड क्यों हुई. क्रोमेटोग्राफी इसलिए इसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि
हमें कम सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का पता लगाना था कि कितने कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन में है, प्योर है या इम्प्योर है हमारा जो सॉल्यूशन है। फिर क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करती है वो हमें पता होना चाहिए, तो कुछ डेफिनेशन है जो हमें पता होना चाहिए। इल्यूवेंट इल्यूवेंट वो होता है जैसे कि हम जो जो हमारा मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज है, पहले हमें इनका पता होना चाहिए। जो मोबाइल फेज है वो काम करता है हमारा डिजॉर्प्शन का काम करता है, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर जो भी हमारे कंपोनेंट एडसॉर्ब होंगे उनको उनका डिजॉर्प्शन करवाने के लिए मोबाइल फेज का यूज होता है, जिसको हम कैरियर भी बोल सकते हैं। तो इल्यूवेंट वो होता है जो हम सोलवेंट ड्रॉप वाइज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऊपर से डाल रहे होते हैं, उसको हम इल्यूवेंट बोलते हैं। इल्यूवेट वो होता है जो हमारा जो नीचे की कॉर्क होता है उसमें से ड्रॉप वाइज जो सोलवेंट निकल रहा होता है उसको हम इल्यूवेट बोलते हैं। और इल्यूवेशन वो होता है, इल्यूवेंट और इल्यूवेट दोनों की प्रोसेस को इल्यूवेशन बोलते हैं। और अब हमें इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी का कि ये कैसे काम करती है। जो हमारे मोबाइल फेज होता है वो हम डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज के ऊपर एडसॉर्ब हुए हैं उनको साथ साथ लेके चलता है, राइज अप करता है थ्रू केपलर रिएक्शन। फिर हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स आते हैं कलरफुल। जो स्पोर्ट सबसे फास्ट मूव करेगा इट मीन्स वो एडसॉर्ब बहुत कम पावर से उसके ऊपर स्टेशनरी फेज के ऊपर हुआ है, और जो स्पोर्ट सबसे लास्ट में मूव करेगा इट मीन्स एडजॉर्प्शन बहुत स्ट्रांगली हुआ है उस कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज के ऊपर। और जो हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो 2 डायमेंशनली होता है। और हमारे पास जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है, तो उसमें हमारे पास एक ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर हम एक स्लरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की होती है। और जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मतलब हमें स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हमारा स्टेशनरी फेज के ऊपर जो कंपोनेंट एडजॉर्ब हुए ज्यादा पोलर है तो हमें मोबाइल फेज ज्यादा पोलर लेना पड़ेगा, या फिर हमारा जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के ऊपर कम पोलैरिटी के हैं तो हमारा मोबाइल फेज कम पोलैरिटी का लेना पड़ेगा। तो जो हमारे जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज है वो काउंटर करंट मैनर में होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वो मोबाइल फेज डिसऑप्शन का काम करता है और स्टेशनरी फेज हमारा एडजॉर्प्शन का काम करता है। और अब इसकी क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी के दो there are two types of classification of chromatography. First way is ये adsorption difference, सर एक मिनट। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जो सेकंड पार्ट है वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे कंपोनेंट्स है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सोलवेंट होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। और फिर जो हमारा सेकंड वे है वो मोबाइल फेज के ऊपर है। जो हमारा मोबाइल फेज है उसमें देखा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का, इट मींस जो हमारा मोबाइल फेज है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के जो एग्जांपल है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। और जो हमारी डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो मोबाइल फेज होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, और इसके एग्जांपल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी दोनों के लिए काम करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। जैसे हमारा AGBR है फ्रैंकल और शॉटकी के लिए, जैसे दोनों का एग्जांपल है, वैसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी भी दोनों का एग्जांपल है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो वॉटमैन पेपर्स की स्ट्रिप्स होती हैं, तो उसमें हम स्पॉट्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस चलती है उसमें हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनिशियल स्पॉट लगाने के बाद कहाँ कहाँ स्पॉट आ रहे हैं। और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारे पास कोई सिंपल सी ग्लास की प्लेट होती है, उसके ऊपर हम स्लरी वगैरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारी स्लरी होती है उसको हम तैयार करते हैं सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना होती है। सिलिका जेल के अंदर हम कुछ ऐसा सोलवेंट डाल देते हैं वाटर, या फिर उसको स्टीयर कर लेते हैं ग्लास रोड से, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारी थिन लेयर तैयार हो जाती है। फिर उसको हम ड्राई होने के लिए कुछ
टाइम रख देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। उसको मॉइस्चरली इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो एडजॉर्प्शन होता है कंपोनेंट्स का वो इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाता जितना वो ड्राई होने के बाद होगा। और फिर जो हमारी इनके जो पार्ट्स है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये इन सब के एग्जाम्पल है असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की। तो जो हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमें हमारे पास कोई ऐसे ग्लास रोड होती है, ऐसे कोई ग्लास रोड होती है, ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट टाइप, जिसके यहाँ पे एक कॉर्क टाइप लगा हुआ होता है, इसे कॉलम बोलते हैं। जिसको हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ से हम मोबाइल फेज ड्रॉप वाइज यूनिफॉर्मली डाल रहे होते हैं। एकदम से हमें सारा मोबाइल फेज नहीं डालना होता क्योंकि हमारे एकदम से डाल देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी की जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। फिर यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ पे स्टेशनरी फेज और जो कंपोनेंट है वो एडजॉर्प्शन चल रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉप वाइज फिर जो सॉल्वेंट है वो निकल रहा होगा, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस हो गई। फिर आती है हमारी जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक कैरियर गैस का सिलेंडर होता है और एक होता है ओवन होता है। फिर ओवन के अंदर हमारा कॉलम होता है, कॉलम, और एक साइड जो हमारा ओवन होता है उसके ऊपर इंजेक्टर लगा हुआ होता है और एक साइड डिटेक्टर लगा हुआ होता है। जो हमारा इंजेक्टर होता है वो कैरियर गैस से कनेक्टेड होता है और कॉलम एक साइड कोइल कॉलम से कनेक्ट होता है, और जो हमारा डिटेक्टर होता है वो एक साइड कॉलम ना कोइल कॉलम की तरफ कनेक्ट होता है, और एक हमारा डिजिटल कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताते हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट है। तो इन सब को मिला के हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस पूरी हो जाती है। और फिर आता है कि हमारी डेली बेसिस लाइफ पे क्रोमेटोग्राफी के क्या क्या यूजेस है। पहला यूज तो ये है कि जो हमारे वैक्सीनेशन क्रिएशन है वो होता है, और दूसरा टाइप ये है फूड टेस्टिंग में होता है, ड्रग टेस्टिंग में होता है, बेवरेज टेस्टिंग में होता है। इन सब में हमारे डेली बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी के यूजेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और एग्जाम्पल हाइपर कंजुगेशन का क्या है। तो पहले बात करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कौन से पार्टिकल्स में आता है। और ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन 3 में आता है, पूरी केमिस्ट्री में 3 पार्टिकल्स में आता है। फर्स्ट है कार्बनिक, तो ये 3 में आते हैं सिर्फ। फर्स्ट है कि फ्री रेडिकल्स और थर्ड है कार्बन आइटम, कार्बन कैटायंस। तो अब मैं बताता हूँ आपको हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स आर perfect and permanent effects, and in which conjugations are and in which conjugation in which hyperconjugation effects are a permanent effect in which localized of sigma electrons of carbon hydrogen bond of an electrons alkyl group different atoms attracts and or different many. Good morning, everyone. Today I'm here to talk on the topic hybridization. Hybridization is a phenomenon in which intermixing of orbitals take place, which have a slight energy gap, and their energy get redistributed to form new orbitals that are called hybridized orbitals. So, and the hybridized orbital are of equal size and equal energy. So first, we will talk about the characteristics of the hybridization. What are the characteristics we should know about the hybridization? Firstly, hybridization occurs only on the valence shell electrons. That is, they are only hybridized.
Second, the hybridized orbital that are formed are equal in size and equal in energy. Secondly, I would say hybridized orbitals का जो number होता है वो बराबर होता है जितना कि intermix होते हैं orbitals. That is, in English we would say the number of hybridized orbitals are same or equal to the number of orbitals that are hybridized. Fourthly, I would say the hybridized orbitals are more strong as compared to normal ones and forms a stable compound. Next, hybridization was the concept used to determine the shape and geometry of the substance. Now, before heading toward the types of the hybridization, we will read about or we will discuss about the conditions that are required for hybridization to take place. The first one is that energy gap between the orbitals that are going into intermixed should be slight means उनका energy gap ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो hybridization take place नहीं कर पाएगी. Secondly, जो valence shell electrons होते हैं वही सिर्फ hybridization दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते हैं. Thirdly, I would say कि half-filled orbitals नहीं सिर्फ half-filled orbitals नहीं करते hybridization show, बल्कि fully filled भी कर सकते हैं. Now we will talk about the types of hybridizations. First, it is sp hybridization. In this hybridization, one s and one p orbital get intermixed to give two sp hybridized orbital, which are equivalent in shape and equivalent in size and energy as well. We can take a common example, that is BeF2, beryllium fluoride. So it has the BeF get a configuration and they just get attached to each other after intermixing in beryllium difluoride have a structure that is linear, and sp hybridization shows the linear structures. It has a bond angle 180 degrees. Second is sp2 hybridization, in which one s and two p orbitals get intermixed to give three hybridized orbitals. That is sp2 hybridized orbitals. A common example is BF3, in which one boron and three fluoride atoms are make overlappings and form a compound called BF3, and they have a bond angle of 120 degrees and have a geometry that is called trigonal planar. Thirdly is sp3 hybridization, in which one s and three p orbitals get intermixed and make four sp3 hybridized orbitals. इसका एक सबसे आसान एग्जांपल है मीथेन, that is CH4, जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. इन सब के अंदर जो बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है उसका रीजन होता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं, ये ओवरलैपिंग करने के बाद एक ऐसी पोजीशन में रहना चाहते हैं ऑर्बिटल्स जिसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम उनके अंदर रिपल्शंस हो. नाउ हेडिंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, वी हैव sp3d hybridization. In this case, one s, 3p and one d orbital get intermixed to give 5 hybridized orbitals, that is sp3d hybridized orbitals. Example is PF5, in which 1p and 5 fluorines atoms get overlapped and make a compound. They have a hybridization that is sp3d and have a shape that is, or we can say geometry, trigonal bipyramidal, and have two bonds, like one is axial and one is equatorial. Axial ones are the perpendicular to the plane and equatorial ones are formed in a plane, and they have an angle of 120 degrees while equatorials have an angle of 90 degrees. Now heading towards sixth, that is sp3d2. In this, one s and 3p and 2d orbitals get intermixed. In this, the most common example is SF6, which is a structure, or we can say geometry, octahedral and
it's a regular geometry, so it's form bond angle of 90 degrees. Now we have the last one, or we can say second one, sp3d3, in which 1s and 3p and 3d orbital get intermixed, and the example is one of the interstitial compound, that is IF7. They have a geometry of pentagonal bipyramidal and have 5 equatorial bonds and 2 axial bonds. Equatorial bonds have an angle of 72 degrees, while axial bonds have 90 degrees of angle. Now we have last one, that is DSP2 hybridization. It occurs only in the complex structures, just like we can say an example, nickel tetracyanonickelate ion, which is a complex ion, which we have read in the coordination compounds. So in this case, a geometry of square planar is observed and have an angle of 90 degrees with each. And the last, I would say, hybridization is a concept which is not a physical concept, it's a mathematical concept that was used to determine the structures of molecule. Thank you. Hello everyone, my topic name is what are reagents and its type and some intermediate compounds like carbocation and carbanion. Firstly, in a reaction, and when reactant two or more reactant react each other to form product, then the reactants are further divided into two category. One is reagent and other is substrate. No. First reagent in the reaction, the more reactive compounds are the reagent, and substrate are the less reactive. And in reagents classified into two, electrophile and nucleophile. Nucleophile are the nucleus loving. They are the nucleus loving. They are the Relax होके बोलो बेटा, इंग्लिश हिंदी जैसे relax होके. Nucleophile are the nucleus loving. They have the, and they act like a Lewis base और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और ये भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और नो चार्ज। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और जैसे एग्जांपल Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जैसे हैलोजन कोई भी जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, और जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, जैसे RnH2 एमीन हो गई, और RnH2 एमीन other is electrophile. They are the electron loving compounds. These act as the Lewis acid. Also, they are classified into two categories, and the positive charge electrophile and the no charge electrophile. Firstly, positively charged electrophile, they have in which one atom is they are इलेक्ट्रोफाइल में एक एटम जो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से ले, और इसमें एग्जांपल जैसे Br पॉजिटिव हो सकता है, I पॉजिटिव हो सकता है, और कार्बोकैटायन भी हो सकते हैं। और जो चार्ज जिसपे इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे AlCl3 हो सकता है, BF3 हो सकता है। अब कार्बोकैटायन are the positively charged species which are formed during the reaction and due to the heterolytic bond fission in its structure are इसमें कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं
और इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तथा इसको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी की बात करें हम तो टर्सरी कार्बोकेटाइन आर द मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। और कार्बोएनाइन आर द negative charge species which also form during the hydrolytic bond fission and they are low half-life period। इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसमें स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है तथा इसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेम मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोएनाइन होते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें मिथाइल कार्बोएनाइन आर मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी।